पॉलीट्राइकम की हम चर्चा करेंगे। पॉलीट्राइकम के इससे पहले 2 वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। उनके द्वारा पॉलीट्राइकम का क्लासिफिकेशन, उसका आवास, वितरण और इसके अलावा गैमेटोफिटिक प्रावस्था है, उसके पादप के बारे में, यानी उसका राइजोम है, उसका मेन एक्सिस है, उसकी पत्तियों की बाह्य संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इन सभी पार्ट्स के जैसे आंतरिक संरचनाएं, जैसे राइजोम का अनुप्रस्थ काट है, एरियल सूट का अनुप्रस्थ काट है, पत्ती का है, इन सभी की स्ट्रक्चर के बारे में इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे पॉलीट्राइकम का जो स्पोरोफिटिक प्रावस्था है उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होने के बाद में, जैसे स्त्रीदानी बनी और पुंदानी बनी, दोनों मैच्योर होने के बाद में पुंदानी से बनता है एंथ्रोजॉइड्स और स्त्रीदानी से बनती है एग सेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट ही स्पोरोफाइट प्रावस्था की प्रथम कोशिका होती है और इस जाइगोट के द्वारा ही आगे का स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो हम देख सकते हैं ये यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये यहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन और यहाँ बना ये जाइगोट 2n। अब इसमें होता है प्रथम विभाजन, होता है इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन, और यहां बनती है 2 कोशिकाएं। ऊपर वाली होती है एपीबेसल सेल और नीचे वाली होती है हाइपोबेसल सेल। 2 कोशिकाएं बनती है यहाँ पे, एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल। इन दोनों कोशिकाओं में से प्रत्येक में से एक दूसरे को काटते हुए 2 विभाजनों के द्वारा शीर्ष कोशिका का निर्माण होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं नीचे बना रहा हूं, यहाँ पे ये 2 कोशिका यहाँ पे थी और इनको यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ बन जाएगी। ये थोड़ा कलर चेंज कर लें इसका अपन, इस तरह से ये बन जाएगी यहाँ पे शीर्ष कोशिका, एपिकल सेल, एपिकल सेल, और यहाँ पे भी एपिकल सेल। 2 कोशिकाएं बन जाती है और स्पोरोफाइट की वृद्धि 2 विपरीत दिशाओं में इन्हीं दोनों शीर्ष कोशिकाओं की वृद्धि प्रक्रिया के द्वारा होती है। अब जो नीचे वाली शीर्ष कोशिका है, इसकी वृद्धि प्रक्रिया के दौरान निर्माण होता है फुटका, और जो सीटा है उसके बेसल भाग का, बेसल पार्ट का निर्माण इस कोशिका के द्वारा होता है। और जो ऊपर वाली शीर्ष कोशिका है, इसमें सीटा का अपर पार्ट, सीटा का बेसल पार्ट निर्माण नीचे से हो गया, अपर पार्ट का निर्माण ऊपर वाली कोशिका से। इसके अलावा दूसरा है कैप्सूल का निर्माण, कैप्सूल का निर्माण, यानी दोनों कोशिकाओं के अलग अलग यहाँ पे काम वर्क हो गए। ऊपर वाली कोशिका से सीटा का अपर पार्ट और कैप्सूल का निर्माण होता है, जबकि नीचे की जो बेसल सेल है उसके द्वारा फुट और सीटा के बेसल पार्ट का निर्माण यहाँ पर होता है। नीचे वाली शीर्ष कोशिका की प्रक्रिया की तुलना में ऊपर वाली शीर्ष कोशिका की वृद्धि अत्यधिक नियमित होती है। इस शीर्ष कोशिका से कटे प्रत्येक खंड में उदक विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती है और इस तरह से इसमें एंडोथीसियम सेल और एंडोथीसियम सेल्स का निर्माण होता है। ज्यादा डीप में मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत काफी लंबा चैप्टर है ये वाला, इसलिए आप इसको थोड़ा बुक से पढ़ें। मैं बताऊंगा आपको परिपक्व स्पोरोफाइट की संरचना के बारे में। परिपक्व जो स्पोरोफाइट है उसमें मुख्य रूप से 3 भाग यहाँ पर पाए जाते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। हिंदी में कहें तो पाद, संपुटियावृंत और संपुटिका। सबसे पहले बात करते हैं फुट की, जो यहाँ पे आपको नीचे ही नीचे होगा। यह गोलाकार या कटार के समान संरचना है। इसकी कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस होती हैं, अनियमित विन्यासित होती हैं और स्त्री पादप के शीर्ष में दशा रहता है। यहाँ पे दिखाई देखो नहीं दे रहा क्योंकि अंदर दशा हुआ है। और इसका मुख्यतः कार्य है कंडक्टिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है। दूसरा है, अपन बात करेंगे सीटा की।
सीटा एक लंबी बेलनाकार संरचना है। देखिए आप, ये सीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, सीटा एक लंबी बेलनाकार संरचना है और इसका समीप सिरा फुट से और इसका दूरस्थ सिरा जो कैप्सूल से जुड़ा रहता है। पॉलीट्राइकम की अलग जातियों में इसकी लंबाई अलग अलग होती है और कुछ में ये 2.30 सेंटीमीटर तक भी होता है। पॉलीट्राइकम कम्यून में लगभग ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अनुप्रस्थ काट में ये 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर दिखाई देता है। बाएं त्वचा की कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होती हैं। वलकुट 2 क्षेत्रों में विभाजित रहता है। भीतरी वलकुट पेरेन्काइमेटस अंतरकोशिक अवकाशों युक्त होता है, जबकि बाह्य वलकुट मोटी भित्ति युक्त सघन विन्यासित कोशिकाओं का बना होता है। संवहन स्टैंड की केंद्रीय भाग में पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है जो मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से घिरी रहती है। सीटा का प्रमुख कार्य, अब हम बात करते हैं कार्य की। सीटा का प्रमुख कार्य है जल व पोषक पदार्थों का कंडक्शन करना, यानी उनका संवहन करना, यानी नीचे से जल व पोषक पदार्थों को ऊपर पहुंचाना, ये काम करता है सीटा। तो सीटा जो देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, ये सीटा लिखा हुआ है, यहां से यहां तक सीटा पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कैप्सूल की। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी पूरा पार्ट स्पोरोफाइट का ये है। देखो यहां से यहां तक ये पूरा है कैप्सूल, जो संपुटिका वृंत के शीर्ष सिरे पर उत्पन्न होता है। इसका शीर्ष भाग जो है वो कैलिप्ट्रा से ढका रहता है, यानी यहाँ पर कैलिप्ट्रा का जो आवरण यहाँ पर पाया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है एपोफाइसिस, देखिए सबसे नीचे है यहाँ पर एपोफाइसिस, ये रहा एपोफाइसिस पार्ट, यानी अध स्पितिका। संपुटिका का आधार ये बद्ध क्षेत्र एपोफाइसिस कहलाता है। इसका एक सिरा सीटा के साथ में, दूसरा काय जो थीका बोलते हैं इस काय को, जुड़ा रहता है। हाइपोफिस की एपिडर्मिस एकल स्तरीय होती है। बाएं त्वचा पर 2 द्वार कोशिकाएं से घिरे रंध्र होते हैं। रंध्रों की संख्या 20 से लेकर 200 तक हो सकती है। बाएं त्वचा के भीतर पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना क्षेत्र होता है। इन क्षेत्र की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। हाइपोफाइसिस का केंद्रीय सिलेंडर ऊपर स्तंभिका तथा नीचे सीटा के केंद्रीय सिलेंडर से जुड़ा रहता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम में, इसका जो सेंट्रल पार्ट है जुड़ा हुआ है नीचे तो सीटा से, ऊपर जुड़ा हुआ है इसके थीका से। क्लियर। अब हम बात करते हैं थीका की, फर्टाइल थीका, यानी जो ये पूरा पार्ट है गोलाकार, ये पूरा पार्ट है थीका, यानी फर्टाइल पार्ट। संपुटिका का मध्य भाग फर्टाइल भाग है। यह एपोफाइसिस और ओपरकुलम के बीच में, यानी ओपरकुलम सबसे ऊपर पार्ट को यहां देखिए आप, ये है ओपरकुलम, ये वाला पार्ट ओपरकुलम के और एपोफाइसिस के बीच में पाया जाएगा थीका। अनेक खांच होने के कारण यह बहुकोणीय या बहुभुजीय होता है। इसकी भित्ति जो है बहुस्तरीय होती है। सबसे बाहर एकल स्तरीय बाह्य त्वचा होती है। इसकी कोशिका भित्तियां मोटी होती है और जो एपिडर्मिस के उसके भीतर की ओर कई सारे क्लोरोफिल युक्त उत्तकों के कई स्तर पाए जाते हैं। तो बात करते हैं इन स्तरों की। सबसे पहला है आउटर एयर स्पेस। यह काय भित्ति से भीतर की ओर स्थित होता है। यह क्षेत्र हरित लवक युक्त कोशिकाओं के अनुप्रस्थ तंतुओं द्वारा छोटे छोटे वायु प्रकोष्ठों में विभक्त रहता है। इन तंतुओं को ट्रेबिकुली कहते हैं। ट्रेबिकुली भीतर की ओर से स्पोरोसेक की जो बाह्य वाले जुड़े होते हैं, देखिए आप यहां देख सकते हैं, यह है ट्रेबिकुली, ये वाला जो पार्ट है यह है ट्रेबिकुली, और ये जुड़ा हुआ है अंदर स्पोर्स, जहां पे बीजाणु बनते हैं। स्पोरोसेक मतलब जहां पे बीजाणु बन रहे हैं उससे जुड़ा होता है ये वाला। दूसरा है इनर एयर स्पेस, आंतरिक वायु प्रकोष्ठ। यह बीजाणु कोष के भीतर की ओर स्थित होता है। ये देखिए भीतर की ओर, ये रहा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला है इनर एयर स्पेस। इसमें भी ट्रेबिकुली अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है। बीजाणु कोष की अंतःभित्ति तथा कोलुमेला की जोड़ती है, यानी जो ये एरिया है ये जोड़ता है कोलुमेला को, बीच में है कोलुमेला। यानी स्पोर से के दोनों ओर तो ट्रेबिकुली है, बाहर की ओर बाहर वाले, अंदर की ओर अंदर वाले, और इससे आगे जो बीच का पार्ट है वो है कोलुमेला। इस प्रकार बीजाणु कोष वायु प्रकोष्ठों से घिरा रहता है। तीसरा है स्पोर सेक के बारे में।
यह एक घेरे के रूप में पाया जाता है। ये दो स्तरीय होता है, इसकी भी दो बत्तियां होती है, बाह्य व अंतःबत्तियां होती है। बीजाणु कोश अंत कोशिकाएं आर्च स्पोरियल सेल कहलाती हैं। इन कोशिकाओं के विभाजन से स्पोर मदर सेल्स बनती हैं। प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका में होता है म्योसिस और उससे बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। लास्ट का पार्ट है इसका कोलुमेला, यानी देख सकते हैं आप बीच में, ये देखो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये यहां से यहां तक लिख दो पार्ट है, ये है कोलुमेला पार्ट, यानी मैकेनिकल टिश्यू है ये। यह कैप्सूल का केंद्रीय भाग है जो बंदे कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिकाएं बड़ी और मोटी होती हैं और कैप्सूल को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ओपरकुलम। सबसे ऊपर देखिए ओपरकुलम। जो ओपरकुलम है ये कैप्सूल का शीर्ष भाग है जो शंकुकार संरचना के रूप में होता है। ये एक ढक्कन के रूप में काम करता है और एनुलस के द्वारा कैप्सूल काय की जो परिधि है उससे जुड़ा रहता है। वहां पर एपिफ्राम और परिमुख को ढके रखता है, यानी पेरिस्टोम और एपिफ्राम जो स्ट्रक्चर होती है उनको ढके रहता है। देखिए आप यहाँ पे, ये है यहां से यहां तक ओपरकुलम और इसके पास पाए जाएंगे यहाँ पे एपिफ्राम, पेरिस्टोम, ये चीजें यहाँ इनको ढके हुए रहता है। एक तरह से ये ढक्कन का काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं एनुलस की। कैप्सूल काय के ऊपर की ओर विशिष्ट पतली भित्ति की कोशिकाएं की एक वलय होती है। वास्तव में यह प्रच्छद और कैप्सूल भित्ति का संधि स्थल है। यह कैप्सूल के परिपक्व होने पर टूट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ओपरकुलम कैप्सूल काय से पृथक हो जाता है। बी है पेरिस्टोम या परिमुख। यह परिमुख जो है कैप्सूल के मुख पर स्थित होता है। यह पिरामिड जैसी कोशिकाओं का बना होता है और पिरामिड के समान स्ट्रक्चर बनती है। दंतों में उपस्थित स्थूलन पट्टियां, यहाँ पे विशेष बात देखने योग्य है कि पॉलीट्राइकम का जो सिम्टम है, इसमें जो पेरिस्टोम है यहाँ पर स्थूलन पट्टियां पाई जाती हैं। पॉलीट्राइकम के पेरिस्टोम में 64 परिमुख दंत पाए जाते हैं। पेरिस्टोम तीत पाए जाते हैं। ये बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। ये बात आप विशेष याद रखें, पेरिस्टोम तीत 64 यहाँ पर पॉलीट्राइकम के कैप्सूल में उपस्थित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कैलिप्ट्रा की। बीजाणुविद के अन्य भागों के परिवर्तन के साथ साथ जो अंडा आवरण है उसकी कोशिकाएं बार बार डिवाइडेड कर एक मोटा यहाँ पर आवरण बनाती है, उसे कहते हैं गोपक। गोपक या कैलिप्ट्रा, CALYPTRA, या एक और नाम और दे रखा है इसका, अंगुस्ताना। प्रारंभ में ये स्पोरोफाइट को घेरे रहता है, परंतु बाद में स्पोरोफाइट की तीव्र वृद्धि के कारण यह आवरण से आधार तक टूट जाता है। इसका शीर्ष भाग संपुटिका पर टोपी नुमा संरचना के रूप में रह जाता है। इसके बाहरी स्तरों की कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा भीतरी स्तरों की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है। अब आप बात करते हैं कैप्सूल के स्फुटन की। परिपक्व संपुटिका के सूखने के बाद जो ओपरकुलम क्या है, हवा के झोंकों से गिर जाता है और जिससे थिका पे जो पेरिस्टोम तीत हैं वो खुल जाते हैं और दांतों के मध्य जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं सूख जाती है और वहां पे छोटे छोटे वहां पर छिद्र बन जाते हैं और इन छिद्रों के द्वारा जो स्पोर्स हैं वो हवा के झोंकों से बार बार बाहर निकलते रहते हैं, यानी बार बार हिलते रहते हैं और झोंकों से बाहर निकलते रहते हैं। इस प्रकार के प्रकीर्णन को दोलन सेप विधि कहते हैं, सेंसर मैकेनिज्म कहलाती है, दोलन सेप विधि। अब है यंग स्पोरोफाइट, यानी बीजाणु जो अगर एनवायरमेंट में जाएंगे, अनुकूल कंडीशन पे निर्माण करेंगे और प्रथम जो कोशिका है वो है बीजाणु इसकी, और वहां से गैमेटोफिटिक फेज का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे पीढ़ी एकांतरण। पॉलीट्राइकम सामान्य रूप से एक लिंगाश्रयी मौस है। इस पे नर युग्मक कर नर युग्मक दानियां और मादा युग्मक कर मादा युग्मक दानियां बनती है। देख सकते हैं यहाँ पे ये नर युग्मक दर और ये यहाँ पे मादा युग्मक दर, दो प्लांट हो गए यहाँ पे अलग अलग, ये नर युग्मक दर, ये मादा युग्मक दर।
नर युग्मक दर से बनती है पुंदानी और इससे बनेगी स्त्रीदानी। कलर में चेंज कर लेता हूं यहां पे। ये देखिए यहां पे ये बनी यहां पे स्त्रीदानी और ये पुंदानी। अब इससे बनते हैं यहां पर एंथ्रोजोइड्स यानी पुमणु और यह एग सेल। इन दोनों में वाटर की उपस्थिति में यहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। निषेचन का होना यहाँ पर अनिवार्य है और यहाँ बनता है जाइगोट और यहाँ बनता है छोटा सा एम्ब्रियो और इससे निर्माण होता है ये स्पोरोफाइट पीढ़ी का। यह है यहाँ पर कैप्सूल और इस कैप्सूल में जो स्पोर्स हैं वो दोलन से विधि के द्वारा होते हैं लिबरेट। ये देखिए यहाँ पर ये मैच्योर स्पोरोफाइट या कैप्सूल और ये अवस्था इसके ऊपर आश्रित रहती है और यहाँ पर ये बनने के बाद में म्योसिस हुआ, स्पोर बने और यहाँ दोलन से विधि के द्वारा पेरिस्टोम तीत से छिद्रों से होकर ये जो लिड है ओपरकुलम जो प्रसिद्ध है बाहर निकल जाता है और यहाँ से स्पोर है ना बाहर एनवायरमेंट में प्रकीर्णित हो जाते हैं और ये एनवायरमेंट में जाके एक स्पोर गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये लगातार इसका जीवन चक्र लगातार चलता रहता है। इस तरह से इसी के साथ हमारा जो ब्रायोफाइट का जो पेपर सेकंड है उसकी यूनिट सेकंड जो है वो पूर्ण होती है और पूर्ण होने के बाद ही इसमें जितने भी मेंबर हैं अब तक पूर्ण किए जा चुके हैं। इन वीडियो के द्वारा जो जितने भी इन वीडियो में कंटेंट हैं, फोटोग्राफ्स हैं, इन सबको इन बुक्स से लिया गया है। आरबीडी पब्लिकेशंस, अलका पब्लिकेशन, रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ से, एक टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी सतीश कुमार, प्रगति प्रकाशन मेरठ से, बॉटनी ऑफ डिग्री स्टूडेंट, ब्रायोफाइटा BR वशिष्ठ, S चांद कंपनी और जो जितने भी यहाँ फोटोग्राफ्स हैं, कंटेंट हैं वो सब गूगल से लिए गए हैं। इन सभी का इन वीडियो में आभार और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ताकि इनके रेफरेंस के द्वारा मैं इस वीडियो को तैयार कर पाया हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। सभी को एक बार फिर धन्यवाद। इस यूनिट की समाप्ति अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए मेंबर्स के साथ, नए वीडियो के साथ। सभी को बहुत बहुत